खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आर उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और नाज़रीन हमारे साथ आज होंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी। में कुछ खबरों का जिक्र कर दूं, फिर उनकी माहिराना राय भी लेते हैं और दोस्तों से भी बात करते हैं। चेयरमैन नैब की जो उनकी मुलाजमत में तोसी तो हो चुकी, मगर क्या एक नई कानूनी जंग शुरू होने वाली है? गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बिल्कुल गैर लचकदार लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसी है जैसे किसी मुलजिम को कहा जाए कि उनका तफ्तीशी वो खुद मुकर्रर करें इस पर। और मरीम नवाज साहब ने एक नई दरख्वास्त दी है और उसमें बराह रास्त जो है वो अस्करी क़यादत को मुलवस करने की यानी एक कोशिश में नज़र आ रही है, या उनको जो इम्प्लीकेट किया जा रहा है। लेकिन फैसला तो अदालत ही करेगी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला का जाना ठहर गया है या नहीं ठहर गया, क्या मामलात हैं, ये चलता रहता है। और फिर डॉक्टर्स पर इस कदर तशद्दुद ये क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये अगर तो इसके और दीगर खबरें भी अब देखेंगे। मगर और मैं आगाज़ में फवाद चौधरी साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ और फिर शाइख साहब की तरफ बढ़ते हैं। सुनाएं जी। अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछे कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। जी जस्टिस साहब, ये जो आपने सुना बड़ा गैर लचकदार मौक़िफ़ है। क्या इसमें आप समझते हैं कि कानूनी पोजीशन क्या है और अखलाकी पोजीशन? तो कोई मतलब कानून जब वाज़े हो तो फिर अखलाकियात का भी क्या मामला होता है? इस पर क्या आपका टेक क्या है जो कुछ कहा है अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने? जस्टिस साहब देखिए, बात यह है कि हमारे सियासी जो ज़िंदगी है हमारे मुल्क में, उसमें तो अक्सर केसेस बनते हैं सियासतदान के खिलाफ, और जो पार्टी जो मेंबरान भी होते हैं पार्लियामेंट के, ये अक्सर बात है। तो मुजरिम तो नहीं हुआ ना, वो ठीक है मुलजिम हो गया लेकिन मुजरिम तो नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई केस फैसला तो नहीं हुआ। तो उस सूरत में ये कहना कि उसके वो हकायक नहीं हैं जो कि कानून ने उसको दिए हैं, ये गलत है। जब तक कि उसके खिलाफ केस प्रूव नहीं होता, वो कन्विक्ट नहीं हो जाता, उसकी पोजीशन बिल्कुल अपनी जगह रहती है और उसके हुकूक जो कानून के लिहाज से वो वही रहते हैं। यानी कंसल्टेशन अगर उसका हक है तो कंसल्टेशन उसका रहेगा जब तक कि उसके खिलाफ केस प्रूव ना हो जाए, वो कन्विक्ट ना हो जाए। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है जो ये कह रहे हैं। अच्छा जैसे साहब, एक में सवाल और फिर मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे। क्या आमतौर पर क्या रवाया, जब हम बड़े ऑफिस में देखते हैं कोई इल्ज़ाम लगे तो बाज़ औक़ात जो लीडर हैं स्टेप डाउन भी कर जाते हैं। जुडिशरी में हमने माजी में देखा कि अगर रेफरेंस आया तो स्टेप डाउन कर गए। तो ये कोई रवायत है, कन्वेंशन है, लॉ तो नहीं है? जस्टिस साहब जी बिल्कुल, ये कन्वेंशन है। और इसमें भी जो आपने पहले सवाल पूछा था, इसमें सही तो यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब खुद कहें कि जी मैं इस कंसल्टेशन में नहीं हूँगा, मेरा डिप्टी ऑपोजिशन लीडर से आप कंसल्ट कर लें, ये कह सकते हैं वो अपनी तरफ से वॉलंटरली, लेकिन कानूनी तौर पर उनका अपना हक अपनी जगह मौजूद रहेगा। जी भट्टी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइख साहब ये फरमाइएगा कि एक आइन किसी को हक देता है जब तक वो उसे सजा नहीं होती वो मुल्ज़म रहता है, मुजरम नहीं होता। एक वफाकी वजीर का ये टीवी पर आके बरमला कहना कि हम इस अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे जबकि आइन उसको कहता है करेंगे, क्या ये खुद उनके अल्फाज आइन की वायलेशन नहीं है? आइन की पासदारी तो हर खासो आम पर फर्ज है। आई थिंक ये देखिए आइन का तो जिक्र नहीं है ना, ये जो कंसल्टेशन वाला मामला है ये तो कानून में जिक्र है, आइन में जिक्र नहीं है। ये कानून की खिलाफ वर्जी। अच्छा एक मैं थोड़ी वजाहत कर दूं शाइख उस्मानी साहब और जनाब भट्टी साहब की, अभी एक और स्टेटमेंट भी आ गई है। बाबर अवान और कुछ और लोग पीटीआई के कह रहे हैं कि हम मुशावरत करेंगे। जी शाइख उस्मानी साहब प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, ये अभी जो सवाल मुझसे पूछा था मैं उस पर इसका जवाब दे रहा था कि ये वो यकीनन कह सकते हैं अपनी वॉलंटरली वो हट सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन कानून उनको उनका राइट देता है, वो उनका राइट रहेगा जब तक कि वॉलंटरली वो हट ना जाए। मॉरली तो सही यही होगा कि वो खुद ही हट जाए और कहें कि नहीं जी मैं तो इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। ये अपनी जगह पर है। अभी जो आपने एक और चीज मुझे बताई कि वो कह रहे हैं, अच्छा शाइख साहब गुजारिश है मॉरली की जो बात करनी है
अच्छा साहब, मेरी सबमिशन है तो वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब पर भी अभी तक त्यारा केस है और वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तो क्या अखलाकी तौर पे वजीर आजम साहब को भी चाहिए कि अपनी जगह किसी और को नामजद कर दें, क्योंकि मेरे पे एलिगेशन अभी तक है, उसमें हो सकता है 100% वो बेगुनाह हो। इसी तरह तकरीबन अपोजिशन के कमो बेशतर 90% लोगों के पास के खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो ये असम्बली चलेगी कैसे फिर? नहीं, देखिए बात मुख्तलिफ है, वो और बात है, ये और बात है। यहाँ पे ये है कि एक आइन ने एक कानून ने एक प्रोविजन रखी है कि किसी की अपॉइंटमेंट के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को कंसल्ट करना है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन का हक है कानून के तहत। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो किसी तरीके से वो सही फैसला नहीं कर सकेंगे चूंकि उनका केस चल रहा है, जिस तरह एक जज होता है जब उसके सामने कोई केस आता है तो वो अपनी जवाबदेही इस्तेमाल करता है, कहता है मैं ये केस नहीं सुनूंगा। तो इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन भी कह सकता है कि मैं इस कंसल्टेशन में शामिल नहीं होऊंगा, दूसरे को आप कर लें, लेकिन हक उसका अपनी जगह बरकरार रहेगा। ठीक, जज साहब मैं तौर पर बरकरार रहेगा। जज साहब, आप जिन्हें जिस तरह फरमाया आइन और कानून के मुताबिक, मेरी सेंस मुझे पता है कि आप हुकूमत के पास ऑर्डिनेंस बनाने का इख्तियार है, तो हमारे यहाँ जो वैसे तो सिस्टम पार्लिमान है, असूली तौर पे असेंबली में कुछ होना चाहिए। मैं आपसे इसकी लीगैलिटी समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो ऑर्डिनेंस से इनकी एक्सटेंशन करते हैं या इनको नामजद करते हैं तो लीगली वो कितने दिनों के लिए काम कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में भी जाया जा सकता है? लीगली ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, ये प्रोविजन जो है 4 साल की अपॉइंटमेंट की और नॉन एक्सटेंडेबल अपॉइंटमेंट की, ये कानून में है, आइन में नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ के कानून में है उसकी अमेंडमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई अर्जेंसी हो तो उस सूरत में एक ऑर्डिनेंस भी इश्यू हो सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है पहली जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगी वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा, और अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर दे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आइन में बरकरार है। अच्छा, एक और सवाल जैसे साहब, क्या बाइंडिंग होता है जो अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो सजेशन या जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट पर? जी, इन कंसल्टेशन के मतलब ये तो नहीं होता कि बाइंडिंग है। इन कंसल्टेशन के मतलब कि उनसे बातचीत करके अगर वो तय नहीं हो सकता किस तरीके से, फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, उसके और तरीके हैं। लेकिन बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन है कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करना चाहिए, ये प्रोविजन है। जी आप जय साहब, मैंने पूछा था कि क्या इसके अदालत में जाया जा सकता है कि ये जो है एक लॉ की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो अपोजिशन का हेड है उससे नहीं कुछ पूछा जा रहा। तो मैं ये आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था, क्या इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोई पॉलिटिशियन या कोई शहरी जा सकता है अदालत में? ये मैं चाह रहा था आपसे जानना। जी, अदालत में यकीनन जा सकते हैं इस पॉइंट पर कि जब कानून में ये प्रोविजन थी है कानून में कि एक नया, अगर आप नैब का चेयरमैन अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करना लाजमी है। तो अगर आप उसको नया अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं और बल्कि आप उसी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो कानूनी तौर पर तस्वर किया जाएगा कि उनको नए तरीके से चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो इस वजह से जो कंसल्टेशन की प्रोविजन है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। और अगर वो कंसल्ट नहीं करते लीडर ऑफ अपोजिशन से तो उस सूरत में इसके खिलाफ ये चैलेंज हो सकती है, उनकी एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी भट्टी साहब, ये ऐसा फरमाइएगा कि क्या बेहतर ना होता जबकि सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का और सेनेट का, उसमें ये गुफ्तगू कर लेती है, कायनी मामला था, उसको टकराव की तरफ ले जाना, क्या आप समझते हैं दानिशमंदी है या ये सियासी स्ट्रेटेजी है? देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में तो ये सारा जो ऑर्डिनेंस जो बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें बदनीयती का अमल दाखिल है। वो यकीनन चूंकि जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो जो काम कर रहे थे वो शायद इनकी पसंद के मुताबिक काम कर रहे थे, और चूंकि वो समझते हैं अगर वो कोई दूसरा आ गया तो वो शायद ना करे, तो वो चाहते यही हैं कि इसको एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि वो बरकरार रहे। मेरे ख्याल में ये एक, अगर आप इसके पीछे देखें तो ये आंसर इसके पीछे मौजूद है।
और वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं कोई आदमी जो है वो इररिप्लेसेबल नहीं होता, हर एक आदमी रिप्लेस हो सकता है। तो अगर ये चेयरमैन जाते हैं कोई दूसरा चेयरमैन आ जाएगा, वो भी अपना काम करेगा। तो ये तो गलत है, ये जो कर रहे हैं ये गलत ट्रेडिशन है और इसकी वजह से नैब के जो अदारा है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो आप समझते हैं इससे गैर जनबदार होने का जो एक तासर बनता है एहतसाब का, कि वो तो किसी जमात के खिलाफ नहीं, किसी खास शहरी के खिलाफ नहीं, तो वो जो स्पिरिट है एहतसाब की उसके भी मैं समझता हूँ ये उसके साथ नहीं चल रहा ये फैसला। आप समझते हैं इस तरह? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। देखिए अगर आप एक शख्स को एक्सटेंशन देते हैं हालांकि उसका कोई जवाब नहीं है, अगर तो ये था कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती, नया चेयरमैन किस तरीके से सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये कोई और बात हो, लेकिन जब एक सिस्टम मौजूद है आपके सामने, आप एक नया चेयरमैन इमीडिएटली नॉमिनेट कर सकते हैं और वो अपना काम बरकरार रखेगा, कोई इररिप्लेसेबल तो नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये यकीनन एक किस्म का गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और इसकी वजह से काफ़ी जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसको नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया इस अच्छा शाइक साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। एक तो ये नैब की क्रेडिबिलिटी आगे ही क्या थोड़ी सी डाउटफुल है, अपोजिशन कहती है ये सिलेक्टेड करती है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि वो चीफ रिटायर्ड जज साहब हैं तो जवेद इकबाल साहब खुद कह सकते हैं जी मैं तोसी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अदारे की इसमें बदनामी हो रही है, क्रेडिबिलिटी को लूज हो रहा है, तो लिहाजा मैं तोसी से इनकार कर रहा हूं। वो कह सकते हैं, ये कानून उनकी है, उनके पास अख्तियार। जी उस्मानी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कह सकते हैं। अगर वो कह दें तो एक बहुत अच्छी बात होगी और उनके लिए एक तुर्रा इम्तियाज होगा ये करना, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो पहले भी आपको याद है कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब हट रहे थे तो इन्होंने बड़ी खुशी से उस वक्त वोट ले लिया था, आपको अगर याद होगा। तो मेरे ख्याल में वो शायद उस बेंट ऑफ माइंड के नहीं है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आपने हमें वक्त दिया है, एनलाइटन भी किया। अब भट्टी साहब एक मामला और है और ये भी जुडिशरी से जो है मुतल्लक है, जो एक अभी दरख्वास्त उस पर भी आते हैं और हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो भट्टी साहब मुझे ये लगता है कि इसमें कन्फ्रंटेशन जो है वो होती नज़र आ रही है। आप इस्लामाबाद में हैं, अपोजिशन के हल्के क्या कह रहे हैं? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई अपनी जगह किसी को नॉमिनेट करने के मूड में नज़र आते हैं? क्या है आपके पास खबरें? आप आज शहर इक़्तिदार में हैं। काजी साहब, आज मेरी हुकूमती कुछ रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई और अपोजिशन में भी, जो उनका अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब पर खुद जब 2014 में केस थे तो कई मुकदमा दर्ज है, पनामा हेलीकॉप्टर केस में खुद मुलव्वा था, तो पहले तो वो खुद रिजाइन दे। वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए, इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पहले तो वज़ीर आज़म को इस जुर्रत का करना चाहिए। उसकी उन्होंने आज भी मिसाल दी कि जब पनामा केस आया था तो इमरान खान साहब ने वाज़ लफ्ज़ों में कहा था कि पहले नवाज शरीफ रिजाइन दे फिर अगली बात करेंगे, वरना बात ही नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। आज उन्होंने फिर यही कहा कि देखें जी आप पंडोरा बॉक्स में आया है। तो लिहाजा मेरी जो इतला है नहायत मोतबर लोगों से मुस्लिम लीग नून के, वो तो किसी भी कीमत पर शहबाज शरीफ अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान साहब बाजिद हैं। उन्हें कुछ आईनी माहिरीन ने मशवरा भी दिया है कि सर ये एक कानूनी मामला है, इसे कानूनी तरीके से हल करना चाहिए। लेकिन वो देख रहे हैं ना, अब 3-4 खबरें आ रही हैं कि आर्डीनेंस आएगा नहीं आएगा, मुशावरत करेंगे नहीं करेंगे। इवन के मोहतरम हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी तो वह शिकाब लफ्ज़ों में कह दिया है कि कोई चोर से के बता तेरी मर्जी का तफ्तीशी लगे। तो मुझे लग रहा है दोनों की तरफ जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जंग कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों के करीब शायद जो लोग हैं वो पानी की बजाय मट्टी का तेल लेके खड़े हैं या पेट्रोल के इस आग के और शोले दूर तक नजर आए। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है अपोजिशन अदालत में जाएगी। अगर आपने जज साहब को सुना है तो उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल, क्योंकि वो जज है, मैं ये नहीं कह रहा वो पार्टी, उन्होंने बड़ा क्लियरली समझाया कि एक लॉ है, लॉ का एक प्रोसीजर है और लॉ में देखिए एक सेंस है। लॉ में सेंस ये कि हमारे यहाँ एहतसाब हमेशा
बट जाता कि मेरे बंदे हैं मेरे बंदे हैं। तो जिस किसी ने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने बनाया तो अच्छा या बुरा उन्होंने एक लॉ ये बनाया कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन 50-50 दोनों मिलकर एक बंदा लाएं ताकि ये इसका जो गैर जानबदारी का मामला है ना वो नजर आए। तो वो स्पिरिट नहीं। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि 538 अरब रुपए की तारीख में पहली दफा जो है जी रिकवरी इन्होंने की है। मैं आपको देखो ना, लेट मी डेविल्स एडवोकेट। तो एक तो बहुत बड़ी ह्यूज रिकवरी उन्होंने की है। उसके साथ मलिक साहब ठीक है, यहाँ बड़ा मीनिंगफुल तो नहीं हुआ, लेकिन जिन ताकतवर लोगों के मुंह से नकाब इस दौर में उतरे हैं, पहले तो कभी नहीं उतरे थे। नहीं, ये अगर आर्गूमेंट है तो मैं एग्री कर सकूँ, मगर इल्जाम वाला आर्गूमेंट नहीं है। इल्जाम वाला आर्गूमेंट तो खुद उस बंदे पे इल्जाम है, अपनी वीडियो का फिर जवाब दें। इल्जाम तो उन पे है, इल्जाम तो इस गंदम स्कैंडल पे है, उन पे मैं माफी चाहूंगा यार। वो तो फिर वही बात हुई ना कि जो मुलजिम है ना मुजरिम तो नहीं है ना। वही पॉइंट मैं दे रहा हूँ, वही आप शहबाज पे लगा रहे हैं, वो तो 1000 आप पे लग रहे हैं। आप इजाजत देंगे, आप इजाजत लें जी, इजाजत लें। नहीं, अच्छा जी कायद साहब, गुजारिश है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप जो कहते हैं ना अनटचेबल लोग थे, यूसुफ रजा गलानी को अदालत ने नाअहल कर दिया था, और नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस उन्हीं की हुकूमत में हुआ, इस हुकूमत में नहीं हुआ। ये लफ्ज ना कहे कि अनटचेबल लोग पहले नहीं पकड़े जाते थे। आसफ जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ चुके हैं इस मुल्क की तारीख में, बेनजीर कैद हो चुकी है। आसफ अली जरदारी 12 साल रह चुके हैं। तो सियासतदानों को जेलों में डालना ये हमारी पुरानी रवायात है, इसमें कोई नई बात मेरे ख्याल में तो नहीं है इतनी। एक बात और भी है भट्टी साहब, अगर इस कानूनी मामले को हुकूमत, मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर मुझे ये बताएं कि इनके पास तो एक और भी एजाज है, जो जस्टिस मलिक कयूम को डायरेक्ट फोन करके कह रहे थे कि मेरी सियासी मुखालफ को जो है इतनी सजा दो। उसका आज तक इन्होंने जो है फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवाया, जिस तरह जुबैर साहब नहीं करवा रहे, उसको आज तक इन्होंने रिबटल नहीं की। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन जो है डाउट्स, हाँ उनका राइट है, कल उन्हें राइट दे दें हमारी जिंदगियों में जिस तरह मर्जी से वो अमल दखल हो उनका एक हुक्मरान के तौर पर, मगर एक शख्स की ये भी तो तारीख है ना, ये भी तो देखें। जस्टिस कयूम वाला वाकया तो आप भी जानते हैं मलिक साहब, भट्टी साहब। नहीं काई साहब, आप सच कह रहे हैं। उस शख्स की तारीख तो मायूस कुन है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की मैं खुल के नाम ले दे तो मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्टेटर की पैदाइश हुए, उनको फोन किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, कैबिनेट फ्रंट जाली दिया, और मरियम नवाज साहबा ने, आपको याद होगा, जज साहबान की नामुनासिब फुटेज चलाई। तो इस हुकूमत ने भी तो FIA पे उसकी कार्रवाई नहीं कराई। जिहो जे गाण वाले हो जे बजाण वाले। अब मुझे बताएं, जब पहले दिन वो जो अल्लाह बख्शे फौत हो गए जज साहब की आई थी, अगर हुकूमत FIA को कहती भाई फौरी तौर पे पता करे ये किसने बनाई, जबरदस्ती बनी, मर्जी से बनी, और इसमें गैर आईनी काम कौन सा है, तो इंसाफ के तकादे पूरे होते। तो काजी साहब दूसरे सियासी लीडर की वीडियो ना आती। जब हम ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कायदे कानून रखते हैं तो फिर याद रख लें कानून कमजोर हो जाता है। बट काई साहब एक और भी पॉइंट है, देखिए हुकूमत जो भी, फिर आपने कहना मजाक होने लगा है, हुकूमत का काम है क्लैरिटी, एक वजाहत करे। वज़ीर जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं वो तर्जमान है हुकूमत पाकिस्तान के। अगर फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म है मेरा, वो हुकूमत है, वो आपने सुन लिया। इधर 2 साहब हैं, वो जो वज़ीर कानून है वो कहते हैं हमने कंसल्टेशन करनी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस हुकूमत में वन ऐसी नहीं है, आप पागल बना रहे हैं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मरियम साहबा ने अटैक करना है फौज पे और जुबैर साहब को भेजना है नवाज शरीफ ने कि जाके पांव पड़ जाओ। इसको तो यही हो रहा है ना भाई, इसमें नया क्या है? उधर आप डिफेंड करते हैं, इधर आप खिलाफ हैं। चलें ब्रेक पे जाते हैं और देखते हैं कि मरियम साहिबा ने जो नई दरखास्त दी है इसके क्या नतीजे निकलेंगे, और जो एक नया अस्करी क़यादत पर एक ज़ाहिर एक हमला ही समझ लें जो अदालत के जरिए शायद, बहरहाल अदालत उस पर सही फैसला करेगी जो भी होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा ने एक नई दरखास्त दी है, उसमें कुछ नई जो है पेंडोरा बॉक्स भी खुलता नजर। आजकल पेंडोरा बॉक्स बड़ा पॉपुलर है। भट्टी साहब, आपने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी, उसी हवाले से आज हम देखते हैं कि एक दरखास्त जो है वो दी है मरियम नवाज साहबा ने, और उन्होंने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये है कि
एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की पुरानी मिसाल है। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बार से खिताब का भी हवाला दिया गया। उनका कहना था कि जज ने कहा था कि चीफ जस्टिस से रब्ता किया गया कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। उन्होंने कहा कि जज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अहदेदारों को कहा कि जिस बेंच से आप मुतमिन हैं वो बेंच बना देते हैं। इसके बाद दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डायरेक्टर जनरल DGISI ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से आयद इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। उनका कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया था कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे 29 जून 2018 को मुलाकात की थी। इस तरह से और भी बातें हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो भी वायरल हुई, वो तो खैर उन्होंने खुद की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि जनाब हमें इक़्तिदार मफामत से मिल जाए या मजामत से मिल जाए, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन लगती है आपको, जो एक नए सिरे से पुराने किस्से को। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जी मीडिया भी खामोश है, हम तो नहीं खामोश, हमने तो खुल के सारी बात सुना दी है। तो ये है कि भाई तरला है तो तरला मान लो, वरना हम मुक्का भी दिखाएंगे, लड़ाई भी करेंगे। भट्टी साहब, काजी साहब, मेरी गुजारिश ये है, मरियम साहिबा की ये जो उनकी तहरीर है, दरख्वास्त है, मैंने बहुत गौर से सुनी है। इसके पीछे राज है कि एक वो वीडियो और लाना चाह रही हैं। ये बगावत उन्होंने क्यों की, अब मैं वजह बता देता हूं। हमजा शहबाज जनूबी पंजाब में बहुत कामयाब जलसे कर रहे हैं, कंटोनमेंट का इलेक्शन जीत गए थे, ऑलमोस्ट कुछ मामला ठीक हो गए थे। पिछले 4-5 दिन से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अहम अदारों की बारे में बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। मरियम नवाज, मैं मानता तब उन्हें जब वो लिखती कि जब मैं नैब की हिरासत में थी तो मेरे पास एक नाजायज टेलीफोन था, वो भी नैब वालों ने पकड़ा। जब मेरे वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे तो हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। जब मेरे वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे तो मेरे चचा ने कहा बेनज़ीर को सजा दो। अब हमारे पास ना वो अदालतें हैं ना वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो इस दरखास्त में एक फिक्र और लिखना चाहिए था, हमें अपना माजी को दोहराने की इजाजत दी जाए, यानी कि अदालतों पर हकमने की, जब सास अदारों के लोगों को BMW देने की। इनका मसला यह है कि जो इंसाफ इनकी मर्जी से ना हो वो जुल्म है, ज्यादती है, ना इंसाफी है। हर ताकतवर की ख्वाहिश इंसाफ बन गया हुआ, कानून बन गया हुआ। तो ये दरख्वास्त जो है, मैं समझता हूँ शौकत अजीज कोई वली अल्लाह थे, उनके शौकत सिद्दीकी, उस पर कोई आईनी इंक्वायरी तो नहीं हुई। सॉरी, शौकत सिद्दीकी, एक आदमी खड़ा होता है चैम्बर में, बाहर में इल्जाम लगाता है, उसकी क्या हैसियत है मैं खड़ा होके किसी के बारे में हसास अदारे के संगीन तरीन इल्जाम लगा दूं? तो मेरी लीगल क्या पोजीशन है? क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई? क्या शौकत जो भी क्या नाम है, अजीज है या तरीन है, मुझे नहीं पता किसके शौकत है, वो क्या किसी अदालत में गए कि मुझे थ्रेट किया गया, मुझे इस फैसले पे मजबूर किया गया? ये इस किस्म की एप्लीकेशनें ताखीरी हरबे होते हैं ताकि अदालतों को अंडर प्रेशर लाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए कि हम वरना आपके खिलाफ भी जहर उगलेंगे, आप अपनी इज्जत बचाएं। तो मुझे तो एक स्ट्रेटेजी लग रही है ये अदारों को खौफजदा करने की, वरना एक रिटायर्ड जज किसी बार में बोलता है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मुल्क के हसरास तरीन अदारे पे एक शख्स बैठा है, उस पर आपने संगीन तरीन इल्जामत लगा दिए हैं। तो इससे इंसाफ तो मुझे तो समझ नहीं आती, ये टकराव की पॉलिसी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा भट्टी साहब, कुछ ये एक खास क्रिटिकल जंक्चर भी कह सकते हैं आप, कुछ तबादले और तब्दीलियां भी होनी हैं जिनके शायद मुस्तकबिल पर असरात भी रूनुमा हों, तो ये इस टाइमिंग के साथ आप समझते हैं कि बड़ा सोच समझ के इसको दरखास्त दी गई है? हाँ जी, अंदर से इतला मिली थी, तब्दीली तवक्को है। मैं 100% किसी का नाम नहीं ले रहा, 10 तारीख तक हो जाएगी। जो अंडरस्टैंडिंग मुशावरत हो रही है 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पे है, मैं उन चीज़ों से इतफाक नहीं करता। मेरी ख्याल में तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं, उसकी मकसद कुछ और है। अगले साल आर्मी चीफ साहब ने रिटायर्ड होना है, एक उनका कोई और प्रोसीजर होता है, वो उससे तल्लक है। लेकिन मरियम साहब जान के उस नाम को
कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको कह रहा हूं गैर मुल्की मुशावरत शामिल है। काजी साहब, इसके पीछे गैर मुल्की मुशावरत शामिल है। एन इस मौके पर कि जब वो 10 तारीख को भी तवक्को की जा रही है, हो ना हो ये तो इदारों की मर्जी है ना, तो उस पर ये रास्ता चुनना, और हो सकता है कुछ दिन बाद लंदन में से कोई वीडियो वायरल कर दी जाए। वो भी टाइम का इंतजार किया जा रहा है जब ये मैं एक चीज और आपको सुनाता हूं। जाती उमरा के महल में जहां मलक साहब अक्सर मोर पकड़ने जाते हैं, वहां यही मुशावरत हुई थी कि इस वीडियो को बाहर से लीक कराया जाए। चलें ये देखते हैं जो भी होगा, लेकिन मैं आपको इस मौके पर हमजा शहबाज क्या नुक्ता नजर लिए हुए हैं वो जरा सुनाते हैं आपको, फिर बात मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं। हम किसी इदारे को कमजोर कर आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत कर ना कि इदारों को कमजोर करके। ये मेरा मानना है, यही मुस्लिम लीग नून का नजरिया है और इस नजरिए पे हम कायम रहेंगे। जी मलिक साहब उनकी कितनी बनी है सब दी मान लो ये कन्फ्यूजन है काजी साहब, और मेरा ख्याल ये कॉन्शियस है वही जो हमने बड़ी बातें की हैं, मगर मेरा ख्याल है अगर अदालत में ये चीज़ चलेगी तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जमहूरियत की जो माँ है, जो सोल है, वो है इन्फॉर्मेशन। हमें तो यही आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि जमहूरियत इसलिए अच्छा निज़ाम है, सच बताए ना सारा, तो ठीक है अदालत हमें बताएं, फिर शुरू थोड़ा सा इस तरह होता है ना, अपना टाइमिंग रख लेते हैं। मलिक कयूम का सच भी बताएं, जो मोहम्मद जुबैर ने अंदर जाके बातें की वो उसका सच भी बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट पर आपने अटैक किया था उसका सच भी बताएं। अच्छा, अरशद मलिक को जो आपने कंप्रोमाइज किया उसके साथ, और जो बशीर मेमन ने कवर अप किया मुबैना तौर पर, इसमें असगर खान का भी केस शामिल कर लें, असगर खान का केस साबित करें जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पैसे पकड़े थे, वो भी सारा शामिल करें ना, तो अपना सिलेक्टिव ना करें। क्यों भट्टी साहब, हर कोई सिलेक्टिव करना चाहता है, मुझे फायदा हो जाए, मैं हुक्मरान आ जाऊं, बेटा मेरा पंजाब का वजीर आला बन जाए, मैं वजीर आजम बन जाऊं। क्या ख्याल है आपका? अच्छा देखिए कादी साहब, मैं दरअसल आज इस्लामाबाद में हूं, आप जैसे किसी साहिब इल्म से मिल रहा था, तो अंदाजा करें ना, ये बगावत उन्होंने मरियम साहिबा ने हमजा शहबाज के की। एक तरफ कहते हैं हम अदालतों को मजबूत करेंगे, अदालतों को पायदार बनाएंगे, असम्बलियों को मजबूत करेंगे। अब हिसाब लगा रहे, मरियम ने एक तीर में 2 शिकार किए हैं। कौन कौन से ये भी बता दें भट्टी साहब। एक हमजा और शहबाज शरीफ को हिट किया, और दूसरे अदारों को मैं आपको यकीन से कह रहा हूं मुशावरत हुई है। आपने हमजा साहब की गुफ्तगू मैंने नहीं थी सुनी, बिल्कुल क्लैरिटी सामने आ गई है कि वो चाहते हैं कि हमजा आगे ना आए, और उसका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने अदालत को दरखास्त दे के एक हसास तरीन अदारे में, जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान का इशू है, उस आदमी की बड़ी जिम्मेदारी है उन साहब की, आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो इसके पीछे आप थोड़ी सी साजिशों का अंदाजा लगाएं कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन भट्टी साहब, अब मलिक साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि हर बार आपको हम प्लेट में रख के इक़्तिदार दे दें, खिलन को मांगे चांद वाला मामला तो हो नहीं सकता। ब्रेक है, ब्रेक के बाद अब वापस जो दीगर खबरें भी हम देखेंगे, बलोचिस्तान का मामला भी देखेंगे, और जो डॉक्टर्स के साथ हाई हैंडेडनेस हो रही है, ये क्यों हो रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट मलिक साहब, ये बलूचिस्तान का जो बुहरान है जिस पे हमने बात करनी है, आप मुझे समझाएं कि ये बुहरान तो हमेशा रहता है, उनकी ज़िंदगियों में जो है वो कोई तब्दीली आनी है नहीं आनी, ऊपर जो है ऊपर उसकी इशराफी आपस में लड़ती रहती है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। अब जाम कमाल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं जाते तो क्या हो जाएगा, बहरहाल वो जा रहे हैं। टेक्निकली तो आपने सही कहा, आपको पता खासी क्राइसिस रहता है। पिछले 2-4 महीने पहले उनकी एक अपना असेंबली में अंदर जाने से अपोजिशन लड़ाई हुई थी, और वो भी दुनिया का एक तारीखी वाक़या था कि सारी अपोजिशन थाने चलेगी, वो वहाँ बैठ के जी हमें गिरफ्तार करो। वो आपको याद होगा, बड़ा लंबा चौड़ा इशू बना था। अब इशू ये है, इनके जो वज़ीर ख़जाना है, मैं उनको आपको कोट करता हूँ, ज़हूर अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई आपके ख़िलाफ़ 14-15 लोग हमारे आपके ख़िलाफ़ हैं, और इज्जत इसी में है कि कल, मतलब आज तो मंगल है ना, कल आप 5 बजे तक आप इस्तीफ़ा दे दें। इससे पहले उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी बाप है ना, बाप,
उसका उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया उसकी सदारत से। तो अब उनको कहा जा रहा है, वो जो पॉलिटिकली मैं बात करूँ, ये नहीं कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका ख्याल है कि आपके ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप अगर इज्जत से चले जाएँ आपको अदम इत्मीनान होगा, फिर आप एक पॉलिटिकली ह्यूमिलिएशन से जाएंगे, तो आप इस्तीफ़ा दे के छोड़ दें, ये वहाँ पे क्राइसिस। अच्छा, उनके एक वजीर क्या कह रहे हैं, फिर मैं ये सुनवा के भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ, सुनाएं जी। हम मिलकर जो है वजीर आला साहब को गुजारिश करते हैं कि बजाय कि हम ये मामला असेंबली में ले जाएं और मेजोरिटी के तवस्सुत से उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े, बेहतर यही है कि उनके लिए खुद मुस्तफी हो जाएं। जी भट्टी साहब। देखिए, मेरी इतला, मुझे बलोचिस्तान से एक सेनेटर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जाम कमाल पर दरअसल बाप पार्टी के ही लोग ज़्यादा नाराज हैं और मुबैना तौर पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात है। उन्होंने कहा माजी में बलोचिस्तान के बारे में था, लेकिन जो करप्शन के किस्से इस दफ़ा बने हैं, इस वजह से एक तो अपोजिशन उनके खिलाफ है ही है। उन्होंने कहा अगर हम इनको चेंज नहीं करते तो बाप जमात तकसीम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अनकरीब वरना 2 वुज़रा और 3 MPA किसी बड़े केस में ये भी मशावरत कर रहे हैं कि बलोचिस्तान के मौजूदा मोहतरम चीफ मिनिस्टर जाम कमाल के साहब नैब में जाएंगे। उन्होंने आपने फिक्रा पूरा नहीं सुनाया, उन्होंने तो बड़ा सख्त लफ्ज़ कहे थे। तो मेरा ख्याल है अब बाप के जो बड़े रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जाम कमाल साहब प्यार मोहब्बत से रिज़ाइन दे दें ताकि आइंदा हालात कशीदा ना हो और बेहतर तरीके से नया CM आ सके। लेकिन मलिक साहब, वो बात तो ये है ना कि अगर हुकूमत है तो आवाम के लिए, हम बलूचिस्तान हमारे पीछे रह जाने वाले सूबों में से एक है और वहाँ बेशुमार पैसा भी गया है। और फिर हमने वहाँ देखा है कि वो मुश्ताक रईसानी साहब कौन थे वहाँ पे, और मुश्ताक रईसानी साहब कुछ कहने वाले कहते हैं कि एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग था, जहाँ पे जिस तरीके से उनके वहाँ इवन उनके जो एक साबिक स्पीकर थे, उन्होंने मुझे मेरे प्रोग्राम में कहा कि यार जो साइकिलों पे आता है वो जीपस्टर पे जाता है असेंबली में। तो ये सॉरी सिचुएशन कब खत्म होगी? वो देखे ना, असल बात तो आपने कर दी, असल बात तो फिर वो कागजों वाली बात है ना। जमहूरियत हम आवाम के लिए करते हैं, मगर जब आपकी अपनी कान नहीं हो, जब आप कान को नहीं करते हो, गरीबों का इस्तेसाल करते हो, यहाँ तो खबरें नहीं आती। और वजारत कान को नहीं की भी उनके पास हो, आपको मैं खबरें नहीं बता सकता। वहाँ पे कई लोगों की डेथ हो जाती है, पता है क्यों? ऑक्सीजन, कई लोगों की डेथ हो जाती है, आए रोज वहाँ पे कान को मारे जाते हैं। वो वैसे पाकिस्तान का अजीब एक पॉलिटिकल सिनेरियो कि यहाँ पे जो जंगो जदल सियासी जो देखने में आती है वो बलोचिस्तान से शुरू होती है। पिछली दफ़ा जो आपके कज़न है जो अपना पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, वो भी वहाँ से हमला शुरू किया था जो जब नवाज शरीफ के जाने से पहले। मगर बाकी सूबों में भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब पंजाब से मैं शुरू करता हूँ। पंजाब में वाज़िया तौर पे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी PTI है, उसके अंदर 3-4 बड़े नुमाया ग्रुप हैं। गवर्नर साहब कोई दिल अपना PTI के साथ नहीं उनका। अलीम खान साहब, आपके भट्टी साहब ने आपको खबर दे दी है, वो कहते हैं मैं सियासत से मतलब किसी बाददिली है। आगे चलें, शौकत तरीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो पंजाब में अगर आप जाएँ तो यहाँ शौकत तरीन नहीं, और शौकत जंगीर तरीन। अच्छा, आगे चलते हैं, जो इत्तेहादी हैं हमारे परवेज़ इलाही साहब, वो भी उनकी हर 6 महीने में 3 महीने में एक लड़ाई होती है। तो पंजाब में साथ भी रहना है, पंजाब भी ऐसी पोजीशन में कि किसी वक्त। अच्छा, मैं एक मिनट, मुझे थोड़ा सा 1-2 फिक्रे और दे दें। अब KPK में आप चले जाए, 22 अरकान है अपने परवेज़ अटक के साथ, वहाँ पे भी ये रफड़ है। और अनफॉर्चुनेटली फेडरल हुकूमत में भी चले जाएँ, अगर आप किसी पाकिस्तान की असम्बली, सिंध को मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो जितना क्राइसिस है, किसी असम्बली में किसी वक्त वज़ीर आज़म और ये वज़रा अल्लाह के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान दी जा सकती है और वो कामयाबी हो जाएगी। लेकिन भट्टी साहब, हम तो इंतज़ार करते करते आपके सर में सफ़ेद आ गए हैं, मैंने काले किए हुए हैं। हजूर ये बताएं कि ये मैं आज कुछ आपको आमिर लियाकत साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, वो भी खासे नाराज़ नज़र आते हैं। भट्टी साहब, क्या वजह है यार? आप तो बताएं, आप तो अंदर की बातें जानते हैं, क्या वजह है? डॉक्टर आमिर लियाकत काजी साहब बड़े समझदार है। उन्होंने कहा मैं वजह बता नहीं सकता, मैं पाकिस्तानी हूं। आप अंदाजा करें, सिर्फ पंजाब के लिए आपको 5 नैब बनानी पड़ेगी आने वाले वक्त में। पंजाब के लिए जो 3 अदारों ने रिपोर्टें बनाई है, सिर्फ पंजाब के लिए। तो डॉक्टर आमिर लियाकत की बात को थोड़े लफ्जों को ज्यादा सीखे समझे। अब हालात वो नहीं रहे जो आज से 6 महीने पहले थे। इस मुल्क में मुमकिन को नामुमकिन बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूँ खंडरात बता रहे हैं, अमारत आली शान थी। ये लफ्ज कोई गुनगुनाएगा और पछताएगा
कि मुझे इक़्तिदार मिला था तो मैं अपनी वादे पूरे नहीं कर सका। लेकिन मलिक साहब ये तो फिर वही स्टोरी तो एज यूजुअल है, बड़ी पुरानी स्टोरी है, वही करेक्टर हैं, वही अल्फाज हैं, वही शॉट हैं, वही ताहिर मलिक है, वही टॉक शो है। हो क्या रहा है, एक साल रह गया इलेक्शन में, अगर कहीं से इनको ये आवाज़ आ जाए कि आने वाला ज़माना इमरान खान का, तो पाकिस्तान 4 साल दुनिया का बेहतरीन मुल्क था, यहाँ ना कोई महंगाई थी, इमरान खान की लीडरशिप पे यही लोग वो बातें करेंगे, आपके पास वो अल्फाज नहीं होंगे। ये सारी कहानी है, कहीं ना कहीं से ये मैसेज हो रहा है कि कहानी गई मुक, सीधी सीधी बात है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ। और ये आपको हर तरफ नज़र आ रहा है, आप पंजाब में देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, आप सिंध में देख लें, आप जिसको वजारत मिलती है उसका पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है। पॉइंट मेरा तो ज़ाती राय है, मेरी राय है कि जब तक आप, जो मैंने हमेशा आपसे बहस की, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो प्रेशर ग्रुप है, कहीं से रोला तोला करके मिन्नतें करके हुकूमतों में आ जाते हैं, संभाली जाती नहीं, फिर नई हुकूमत बन जाती। अच्छा आप देखें ना, ये भी पाकिस्तान के बारे में बात करें फवाद चौधरी साहब, तो उनको भी सुने, मोहब्बत बड़ी है इनको सबको पाकिस्तान से। सुनाइए जी। नौकरियों पे भी मैं आपको बताऊं कि हजारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है, और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूंगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। जी भट्टी साहब, ये उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने वादा किया था फवाद चौधरी साहब के मुताबिक कि वो पूरा हो गया जी। ये तो कायद साहब बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा था 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो वो 3 साल में दे दी, 50 लाख घर दे दिए। इस पे ताहिर मलिक फरमाए, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि इतनी नौकरियां लोगों को मिली हैं। 1 करोड़ नौकरियां मिलने का मतलब है कमो बेशतर 5 करोड़ खानदान खुशहाल हो गए हैं। इसे मलिक साहब से राय ले। मैं इतनी बड़ी गलत बयानी पे इतने ऐसा तरीके से गलत बयानी का जवाब दे नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। जी थोड़े तो पैगी जे मेरे तो पैगी। मेरे ख्याल में मैं इसी नतीजे में पहुंचा कि फवाद चौधरी साहब ने ये सोचा कि आप बात इतने कॉन्फिडेंस से करें और इतना बड़ा यू टर्न लें कि अगले स्यापे में पड़ जाए। मतलब यहाँ पे मातम इस चीज़ का करना कि आपने कल ₹1.73 बिजली महंगी की है, आपने 21 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा किया, डॉलर आपके सामने है, महंगाई आपके सामने। और मैं आपको खबर देता जाऊँ, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसने यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी ख़त्म की है। काजी साहब अब सुने, यूटिलिटी स्टोर जो गरीबों के लिए बनाया गया था, वहाँ पे इस वक्त दालें, आटा, चावल सब्सिडी की बात करें ना, मैं बात कर रहा हूँ वो आम मार्केट से महंगा यूटिलिटी स्टोर हो गया। ये मैं फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ये किस दुनिया के लोग हैं, ये समझते हैं हम पागल हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या आपको कह सकता हूँ। आप पाकिस्तान का, अगर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला, और आपको याद होगा यहाँ पे एक रिसर्च हमने कोड की थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोजगारी है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने सही किया, मेरा लेकिन उन्होंने करेक्शन किया कि इमरान खान ने जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी वो पाकिस्तान से बाहर देनी थी। क्यों? क्योंकि इनको पता था हमने इतनी महंगाई कर देनी है, इतनी महंगी बिजली कर देनी है, इतना मायूस लोगों को कर देना कि वो नौकरी के लिए बाहर जाए। ये उन्होंने सही कहा। अब अच्छा चलें इस पे, और भट्टी साहब आपका कोई टेक, वरना हम ये अब जो डॉक्टर्स का इशू है और एक हमने इंडिया का इशू भी उठाना था, पहले इंडिया पे बात कर लें। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है मलिक साहब, आपको पता है कि शाहरुख खान के जो साहबजादे हैं उन पर एक इल्ज़ाम लगा है, कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने कुछ नशावर मुबैना तौर पर छीन थी, लेकिन वहाँ पर अजीब एक बहस शुरू होगी। वो बहस ये शुरू होगी इंडिया में कि जनाब वहाँ पे 2000 अरब इंडियन 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, जो कि उनका अदानी जो है उनका एक बहुत बड़ा सरमायादार और राइट हैंड मैन है इनका मोदी साहब ने उसको 0 इंटरेस्ट पे बेशुमार बिलियंस ऑफ रुपीस के कर्जे भी दिए हैं, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आर्म ट्विस्ट की जा रही है कि वो बीजेपी के विजन को फिल्मों में आगे बढ़ाए। और नई खबर यह है कि आज केस हो गया है जावेद अख्तर साहब, जो जानिसार अख्तर साहब के फजंद अर्जुमंद और वहाँ के टॉप एक हैं, उन पर, और उन पर केस क्या है? उन पर केस ये हुआ है कि जनाब उन्होंने तालिबान और आरएसएस को आपस में मुवाजना किया है। तो इंडिया किधर जाता लग रहा है आपको? मैं आपको बड़ा, इंडिया मेरे स्वयं देर के कहीं नहीं जा रहा। दुनिया की तारीख का मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, दुनिया की तारीख का द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑन दी अर्थ, रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वो शाहरुख खान है, नंबर 1 है। उसकी ट्रेजिडी क्या? उसकी ट्रेजिडी मुसलमान है, ये कहानी है।
आपके इंडिया के जितने लुक्स हैं, आपके जितने हीरो हैं, वो मैं अगर बोलना शुरू कर दूं उसमें आपको 90% मुसलमान नजर आएगा। तो जब आपने एक मज़हब के खिलाफ आपने रियासत का बेड़ा, माशरे का बेड़ा गर्क करने चले हैं इंडिया में, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एहसान इंडिया पे अकबर का है जो उसने सारे मजहबों को एक्सेप्ट किया, एक नया इंडिया बनाया। आप अच्छा, अब एक टाइम ये इसके पीछे वन वर्ड है, इसको सिर्फ मुसलमानों ने। बट्टी साहब एक और मामला है, अब कहा यह जा रहा है डॉक्टरों पर कल बहुत जो है तशद्दुद भी हुआ, जो आप देख रहे थे आज टीवी स्क्रीन पे देखा। अब वो कहते हैं कि पहले टेस्ट दो, पहले एफएससी का इम्तिहान दो, फिर टेस्ट दो, फिर टेस्ट पास करके तो डॉक्टर बनो, और फिर डॉक्टर बनने के बाद दोबारा टेस्ट दो। जब आप हर बंदे को सिफारशी लाइसेंस दे देते हैं बट्टी साहब कि तुम 15-15 लाख फीसें लो, और जो है इस तरह के डॉक्टर जो हुकूमत का क्लेम है कि उसको टेस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये पहले ही क्यों नहीं मामला ठीक करते और बाद में टेस्टों का क्या ड्रामा है बट्टी साहब? काजी साहब, गुजारिश है, बच्चा फर्स्ट से मैट्रिक तक पढ़ता है, एफएससी में जो बहुत अच्छे नंबर लेता है तो उसे मेडिकल में जाते हैं, और मेडिकल में डॉक्टर बनना मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। अगर आपको अपने एहतसाबी किताबी निज़ाम पर ही यकीन नहीं है, तलीमी निज़ाम पर यकीन ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें। फिर आप टेस्ट, एंट्री टेस्ट ये प्राइवेट अदारों ने शुरू किया था माल बटोरने के लिए 85 लाख। वो कहते हैं कि आज गालमन कोई वजीर कह रहे थे ये तो कोई तरीका नहीं है, एहतजाज करे अंदर जाए। एहतजाज करके टीवी तोड़ देना अच्छी बात है, पार्लियामेंट में जाना अच्छी बात है। तालिब इल्म जिनके हाथों में किताबें और कलमें होती हैं वो कहते हैं हमें नौकरी दे दो, आप उन्हें लाठियाँ मारते हैं। तो निज़ाम तलीम ठीक करें। एंट्री टेस्ट एक ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। क्या बच्चा फटाफट उठ के अपने बाप होने की वजह से, मेरे उसका बाप वजीर था तो वो बेटा आके MNA बन गया, ऐसा नहीं है। उसने वो फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक अच्छी पोजीशन ली, फिर एफएससी में अच्छी पोजीशन ली, फिर वो मेडिकल कॉलेज में गया। ऐसे नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है जितना मैंने सर्वे किया है, एंट्री टेस्ट एक प्राइवेट अदारों ने जाल बिछाया है गरीबों को लूटने के लिए। नहीं तो ये मलिक साहब, फिर ये प्राइवेट इदारे जो इन्होंने खोल रखे हैं जिनके मेयार पे इनको यकीन नहीं है, तो इनको बंद कर दिया जाए। सर दोनों तरह से लॉटरी, पहले तो आपने एफएससी की, अगर आपने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, पहले मैं आपको ये बता दूं यूनिवर्सल पूरी दुनिया में बेस्ट ब्रेन जो है ना वो मेडिसिन में जाता है, पूरी दुनिया में क्रॉस द बोर्ड। यानी कि अगर कोई स्टेट, अगर कोई माशरा अपने बेस्ट ब्रेन को इस तरह, पिछले इन्होंने 2-3 महीने पहले केमिकल फेंका है, और आपको याद है हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बीपर पे बताया कि लोगों को जले हैं, आपको अजीब जलन हो रही है, मुझे नाम भूल गया उस केमिकल का। आज आपने देख लिया किस तरह उनको अब मुजरिमों की तरह मारे। आप बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि ये जो आप मेयार तालीम नहीं ला सके और ये निसाब वगैरह नहीं, ये पॉइंट समझे। पहले अगर मैंने मेडिकल कॉलेज बनाना तो पहले जितने हमारे ये जो सरकारी टाइप लोग हैं, पहले ये लाखों हजारों करोड़ों रुपए की रिश्वत आंक लेते हैं मुझसे, पहले मेडिकल वहां से दिहाड़ी लगाते हैं, फिर जब डॉक्टर बनते हैं, ये सारा पैसा बनाने का खेल है। 9,000 रुपये ये आपसे लेते हैं एंट्री टेस्ट का, साल में 2 टेस्ट होते हैं, और ये करोड़ों रुपयों का बिजनेस बन गया। हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या इस तरह के जितने हमारे पुराने सरकारी शोबे में हैं, उसके मुकाबले का कौन सा प्राइवेट कॉलेज बना आज? भाई सिंपल बात है, देखे ना आप क्यों बांट रहे हैं? आपने पहले मुझसे पैसे बनाए, मुझे कहा जी ताहिर मलिक तुम मेडिकल कॉलेज बना लो, अब बाद में कहा ताहिर मलिक तुम नकम्मे हो, तुम घटिया हो, बच्चे का टेस्ट दो, ये तुम्हारा डॉक्टर सही नहीं। दोनों तरफ से ज्यादती हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप बंद करें। अगर मेरे में अहलियत नहीं है, अगर मैं सही डॉक्टर नहीं बना रहा तो मैं मुजरिम हूं, मुझे पकड़े आप। कॉलेज बनाने की परमिशन कौन देता है? ये हुकूमत ही देती है, और कौन देता है? परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़े बांटे थे, मैं नहीं नाम लेता बड़े परदादारों का जिन्होंने फिर बड़े अरबों में बनाए उसमें से। छोटे छोटी जगहों पे आप मेडिकल कॉलेज बना देते हैं, लैब नहीं होते, उधर पैसे लेके उधर कमाई करते हैं, फिर प्राइवेट एजुकेशनों से पैसे लेते हैं। आप गरीबों के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं? बस करें यार ये खेल। अच्छा, यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड देखें। मैंने एफएससी किया, वो मेरे से सरकार इम्तिहान ले रही है ना, बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, अपने इम्तिहान को कहते हैं नहीं दोबारा फिर टेस्ट दो, फिर पैसा। देखें अगर आप एफएससी बंद कर दें फिर टेस्ट रख दें। एग्जैक्टली यही मेरा आपका आर्गूमेंट है। अगर मैं डॉक्टर घटिया बन के बाहर आ गया तो ये आपका कसूर है, ये हमारे महकमों का कसूर है जो मॉनिटर नहीं कर रहे, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। तो जुल्म ये करो कि पहले घटिया
ये एजुकेशन फैलाओ, रिश्वत खाओ, जब वो एजुकेशन ले ले फिर उसको गिल्टी करो, तुम नकम्मे हो हमें पैसे दो। सर ये इससे ज़्यादा अब्यूज़ नहीं आप कर सकते। मेरे नौजवान, और फिर कहते हैं कि 16 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर चला गया, कौन नौजवान कहेगा कि मैं इस तरह मारे खाऊँ पाकिस्तान में रह के? आप बताएं कौन रहेगा? और फीसें रखी हुई आपने 15-15 लाख। मैं कल भट्टी साहब को भी मैंने कहा, मैं क्या फीसें तो दे के दिखाएं, जरा इनकी फीसें चेक करें, जरा 1-1 करोड़ साल का 2-2 साल में आपसे ले लेते हैं, फिर हुकूमत का ये प्रेशर है, आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। तो ये सारा निज़ाम जो है इन्होंने बनाया अपने हक में। और बेचारे डॉक्टर जो है या सड़कों पे होते हैं या 2-2, 3-3 सौ रुपए जो है बेचारे दिहाड़ी पे काम करते हैं। अभी बात खत्म नहीं, इन बेचारों को 24-24 घंटे जॉब करनी पड़ती है, याद है आपको? बेशक कॉल भी होते हैं, इतना स्ट्रेस है, इतना। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने लगा, पाकिस्तान में ड्रग्स के इस्तेमाल में डॉक्टर्स नंबर 1 है, मेडिकल स्टूडेंट। इतना स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं होती, पैसे इंतहाई कम है, सोशली कोई स्टेटस नहीं है। क्या डॉक्टर, हालांकि एक जमाना था डॉक्टर्स को हम इतनी रश से देखते थे, इतना हमने कर दी। हाँ, डॉक्टर वो है जो प्रोफेसर है, जो बाहर बूढ़ से पढ़ा है, वहाँ उसके बारे नहीं आ रहे हैं। MBBS जो यंग डॉक्टर है वो तो बेचारा खाना नहीं खा सकता, वो बाहर कॉफी नहीं पी सकता। ये आपने क्लोजिंग है। बात यह है कि आपको क्या है, असल में हम बूटी माफिया की बात करते हैं, मगर सियासत में भी जब बूटी लगती है तो फिर बूटी वो तमाम इदारों में फैल जाती है, फिर यकसान हिसाब से कुछ नहीं होता, यकसान निज़ाम लाना पड़ता है। कौन लाएगा? दुआ के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।